ये BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की। और इसमें हम फंडामेंटल और टेक्निकल के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे जो आजकल इसमें डिसइन्वेस्टमेंट का जो न्यूज़ फ्लो चल रही है उससे इस ट्रेड में क्या ट्रेड हो सकता है और इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से इसमें क्या स्पेस बचा है। तो मैं थोड़ा सा ध्यान आपको बैकग्राउंड पे ले जाना चाहूँगा। BPCL की ये न्यूज़ कोई नई नहीं है, ये खेल 1-2 साल से चल रहा है मार्केट में। इसके पहले भी जब स्टॉक ने, मैं जब चार्ट पे भी जाऊंगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा, जब ये स्टॉक 550 के आसपास गया था उस समय भी मार्केट के बाबा और टीवी के बाबा साहब लोग काफ़ी इस पे बुलिश हो गए थे और इसके टारगेट देने लगे थे ये 700 चला जाएगा, 800 चला जाएगा। मैंने उस समय भी एक वीडियो इसके बारे में बनाया हुआ था जिसमें मैंने लोगों को आगाह किया था कि आप इसमें जल्दबाजी ना करें और इसमें गिरावट का इंतज़ार करें, उसके बाद ही एंट्री लें, तभी आपको मुनाफा देगा, वरना आप लोग ट्रैप हो जाएंगे इसमें। ये सब बाजार के डर्टी गेम्स हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो पुराने लोग होंगे उनको तो अनुभव हो गया होगा, लेकिन नए लोग इस तरह के खेलों में फंस जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब मैंने कहा था कि स्टॉक 400 की तरफ जाता है तो मैंने वीडियो में कई कमेंट आए उसमें और लोगों ने कहा कि अरे ऐसा नहीं होगा, ये है वो, काफ़ी लोगों को बुरा लग गया और बहस भी करने लगे। लेकिन वो कोरोना का जो मार्च का पीरियड था उसके पहले, मार्केट क्रैश के पहले ही वो स्टॉक आप चार्ट पे जाके चेक कर लीजिएगा, मैं भी आपको दिखा दूंगा, वो स्टॉक 400 के आसपास चला गया था, मतलब 100-150 रुपए की उसमें गिरावट आ गई थी अपने टॉप से। तो किसी भी ट्रेड में मार्केट में जंप नहीं करना है, ट्रेड अपने जोन में आने पर ही लेना है, जबरन कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। उसका एक तरीका होता है, मैं लगातार उस पर आपसे डिटेल में बात करूंगा, तो आप इस शेयर के बारे में जो भी मैं बताऊंगा उसको डिटेल से सुने और साथ में मार्केट के बारे में भी जो मैं बातें बताऊंगा वो आपके लिए रामबाण साबित होगा, बहुत ही आपके काम आएंगी। तो आप लोग ये वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिए। तो इसमें पहले मैं थोड़ा फंडामेंटल की बात कर लूँगा। मार्केट कैपिटल के लिहाज से देखेंगे तो 85,000 करोड़ है, जो कि जो PSUs की ऑयल मार्केटिंग कंपनी उनमें सबसे ज़्यादा है। हालांकि ऑयल इंडिया लिमिटेड भी इसके आसपास ही है और इसका जो P रेशियो आप देखेंगे अभी 16 के आसपास चल रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि डिविडेंड ये देती है कंपनी काफ़ी अच्छा, 3.5% के आसपास इस समय आ रहा है। न्यूज़ फ्लोज वही इसमें जो चल रही है विनिवेश या डिस इन्वेस्टमेंट की, उसी के लिए इसमें मार्केट के बड़े खिलाड़ियों के खेल चल रहे हैं, तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। रिजल्ट की बात करेंगे तो कंपनी की बहुत ही बढ़िया रहती है रिजल्ट, इस बार भी अच्छी आई थी। क्वार्टर सितंबर वाला जो था पिछले बार से 58% बढ़ के आया था मुनाफा पिछले क्वार्टर की तुलना में। और ये प्रमोटर होल्डिंग इसमें 53%, 53% के आसपास है और FII की होल्डिंग करीब 12% के आसपास। और इसमें रिटर्न आप देखेंगे तो पिछले 3 साल और 1 साल के नेगेटिव में ही है, 20% के आसपास। ऑल टाइम हाई इसका 550 है जो इसने करीब 1-1.5 साल पहले लगाया था। कुछ और आंकड़े देखेंगे, बड़ा अच्छाइयों में वही डिविडेंड अच्छा देती है और ग्रोथ रेट कम रही है। ग्रोथ रेट तो इस समय हर कंपनी की कमी रही है, कोरोना और उसके पहले नोटबंदी के कारण पहले से मार्केट पर दबाव था। ग्रोथ रेट कंपनियों की कई सालों से अच्छी नहीं आ रही है। हाँ, तो मैं इसकी बात कर रहा था। यहाँ पे देखिए प्राइवेट सेक्टर में रिलायंस का मार्केट कैपिटल सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो PSU सेक्टर है उसमें BPCL का सबसे बड़ी कंपनी, एक तरह से कैप्टन कह सकते हैं PSUs की ऑयल मार्केटिंग कंपनी में। और इस कंपनी का जो एसेट क्वालिटी है, मतलब इसके पास जो संपत्ति है वो बाकी PSU मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनी में सबसे ज़्यादा, इसलिए सबसे मजबूत कंपनी मानी जाती है, सबसे अच्छा बेस है इसके पास। क्वार्टर रिजल्ट की अब बात करेंगे तो ये 2-2.5 हज़ार करोड़ के आसपास का रहता था पहले, और उसके बाद बीच बीच में गिरावट भी आई, 500 करोड़ भी हुआ है। फिर ये सबसे एक ही बार इसका देखिए क्वार्टर रिजल्ट निगेटिव आया, मार्च का जो कोरोना बम का पीरियड था उस समय ही इसका एक बार रिजल्ट निगेटिव है, बाकी एक रिजल्ट इसके अच्छे आते हैं। और इसमें हम शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देखेंगे। 54% के आसपास था शुरुआत में दिसंबर से, लेकिन थोड़ा सा इसमें 1-1.5% की कमी है जो कि मामूली है, कोई खास बात नहीं है। FII होल्डिंग दिसंबर में 22% थी जो बाद में सितंबर तक करके कम हो गई थी। हालांकि ये जो अभी आंकड़े अपडेट नहीं है इसमें, अभी के जो मार्केट में काफ़ी पैसा आ रहा है कई कंपनियों में, तो निश्चित रूप से इसमें भी पैसा आया है। तो कुछ पैटर्न शेयर में होल्डिंग में बढ़ा जरूर है। FII का भी DII देखेंगे तो आप बढ़े हुए हैं, क्रमशः देखिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 8% से लेके सितंबर तक 20% के आसपास हो गए। पब्लिक के पास पैसा उसी अनुपात में लगभग है 13-14% के आसपास। अब हम आ जाते हैं टेक्निकल पर। तो पहले वीकली चार्ट देखते हैं। तो 2008-9 की मंदी के समय इसमें ये शेयर 30-35 रुपये के आसपास काम करता था और बहुत लंबे समय तक 4-5 साल तक एक छोटी रेंज में ही रहा, बहुत ज़्यादा उसमें उछाल नहीं आया।
लेकिन आप जैसे यहाँ के लो से 2008 के लो से और ये 13-14 की अगर पीरियड देखेंगे तो करीब 100 रुपये के आसपास हो गया था, मतलब 3-4 गुना तो हो ही गया था 4-5 साल के अंतराल में। लेकिन सही असली जंप इसमें यहाँ से शुरू होता है 2014 में, मोदी जी के आगमन के बाद। तो बड़े खिलाड़ियों ने चाहा कि इसको, कंपनी तो बहुत अच्छी, सब कुछ बढ़िया है, तो इसको मल्टीबैगर बनाते हैं और इसमें मुनाफा कमाते हैं उसको बढ़ाकर। फिर उन्होंने इसमें सब दुनिया भर की न्यूज़ भी और सब ये सब फ्लो ये बाद में आए हैं, लेकिन इस समय इतना यहाँ पे नहीं था। लेकिन फिर भी स्टॉक काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया और 550 के आसपास ये पहुँच गया था। उसके बाद फिर इसमें वही जो न्यूज़ फ्लो जो आपने बताया था कि जिस पे लोग दावा कर रहे थे डबल हो जाएगा यहाँ से कंपनी जब बिकेगी। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि गवर्नमेंट सेक्टर की जो बैंक हो या कंपनी ऑयल मार्केटिंग हो या कोई भी हो, उसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है? लोग सबसे ज़्यादा विश्वास क्यों करते हैं कि ये कंपनी जो है गवर्नमेंट के पास है, इसमें कोई समस्या आएगी तो गवर्नमेंट इसको देखेगी और हमारा पैसा इसमें सुरक्षित है। पीएसयूज़ की जो सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट होती है, जो सबसे बड़ी जो एसेट होती है, यही होती है ना, ये उनका जो रेपुटेशन जो होता है कि गवर्नमेंट होल्ड करती है, कोई समस्या होगी तो हमारा पैसा सुरक्षित है और डिविडेंड ये अच्छा देती हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आता है कि मार्केट के जो प्लेयर हैं डिविडेंड ये डिसइन्वेस्टमेंट को कभी तो अपने इस तरह से प्रचारित करते हैं कि जैसे इसको ये कंपनी के लिए निगेटिव है कि इसमें गवर्नमेंट हिस्सा निकाल देती है। जिसका उदाहरण मैं दूंगा कोल इंडिया का। कोल इंडिया में जब न्यूज़ आई कि इसमें विनिवेश हो रहा है तो उसमें पहले तो मार्केट में उसको अच्छे की तरह दिखाया गया जब स्टॉक ऊपर की तरफ भाग रहा, ताकि लोगों को ऊपर के भाव पर उसमें फंसाया जाए। और फिर जब स्टॉक नीचे की तरफ गिरने लगा, जब बॉटम पे आ गया, वो लगभग अपने 150 रुपये के आसपास ट्रेड करने लगा जहाँ पे इसमें बाइंग की जा सकती थी, तो उसमें कहना है कि इसमें विनिवेश हो रहा है और ये इस वजह से इसमें कंपनी को अब उसमें मोनोपोली भी नहीं रह गई है, गवर्नमेंट खोल रही है सारे सेक्टर को कोयले के लिए। तो इस तरह की खबर आती, मतलब मार्केट में बड़े खिलाड़ी और ये जो मीडिया का जो एक कॉकटेल सा बना हुआ है, ये खबरों को अपने हिसाब से ट्विस्ट करता है और ऐसा माहौल बनाता है कि लोग भ्रमित हो जाएं। तो मेरे हिसाब से विनिवेश किसी भी कंपनी के लिए कोई भी अच्छी न्यूज़ नहीं है। ये आपको बस ट्रेडिंग का एक मौका दे सकती है, तब जब स्टॉक आपके लेवल पे हो, सही रेट पे आपको मिल रहा हो, वहाँ पे आप इसको खेल के कुछ समय के लिए उसमें होल्डिंग करके 1-2 महीने 4-6 महीने के लिए अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन कभी भी टॉप पे ये गलती नहीं करना चाहिए। एक बार मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, आप लोग चैनल पे जाके दोबारा से देख सकते हैं। मैं दोबारा इस पर वीडियो बना रहा हूँ, फिर से उसी तरह की चीज़ हो रही है। हालांकि इस बार बस अच्छी बात यह है कि स्टॉक अभी अपने टॉप के आसपास नहीं है, वहाँ से ऑलरेडी ये थोड़ा नीचे आ गया है। अभी कुछ दिनों पहले जब ये कोरोना के बाद ऊपर गया था तो ये 480 के आसपास गया था, उसके बाद ये तकरीबन वहाँ से फिर नीचे गया था, 325 के आसपास गया था, एक करेक्शन दिखा के फिर ये ऊपर आया, थोड़ा सा बीच में ट्रेड कर रहा है। कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरी रणनीति इसमें बाई ऑन डिप की रहेगी। अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है इसमें, तो आप इसमें करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन 25-30% से ज़्यादा एक बार में पैसा मत डालिए। गिरावट का इंतजार करिए, बाई ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए और देखिए कि कैसे न्यूज़ फ्लो बन रहे हैं, क्या हो रहा है। ऐसा ना हो कि आप जब बहुत जल्दी आपको लगे कि इसमें पैसा डाल देंगे तो बहुत जल्दी आपको इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, तो इस तरह के चक्करों में पड़ेंगे तो हमेशा नुकसान हो जाता है मार्केट में। पहले के लोगों को इन्वेस्टमेंट के चक्कर में बड़ा नुकसान हुआ है कोरोना की वजह से, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाया था उन्हें कब बेचना है कब खरीदना है। मार्केट ने इतने सर्कस दिखाए कि बड़ा नुकसान हुआ। नए लोगों के साथ अच्छी बात यह है कि उन्होंने अगर मार्केट को लो पे खरीदा है तो उनके पास क्योंकि ज़्यादा अनुभव नहीं होता, तो उन्हें बस शेयर लेके रख रहे रहते हैं, बैठे रहते हैं आराम से, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। वही इस चीज़ काम इस टाइम पे करने की वाली चीज़ थी, जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है और जो आराम से मार्केट हाई पे हाई बना रहा है। शेयर का भाव कंपनी की हालत पे निर्भर नहीं करता है, ये मार्केट के माहौल मोमेंटम पे निर्भर करता है और बड़े खिलाड़ी इसमें क्या चाहते हैं उस बात पर ज़्यादा निर्भर करता है। बीपीसीएल का फंडामेंटल 2008 में भी वही था, 15 में भी वही है, 20 में भी वही है, लेकिन शेयर कहाँ से कहाँ ऊपर नीचे हो रहा है, ये मार्केट के खेल होते हैं। इसमें कंपनी के कितना कैसा रिजल्ट आ रहा है, क्वार्टर रिजल्ट प्रॉफिट में है, लॉस में है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन कम मात्रा में करती हैं। बाकी चीज़ दूसरे खेल होते हैं। कोरोना के टाइम पे मार्केट में लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला है, लेकिन अच्छे पीएसयू में सही लेवल पे आप घुसेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। पीएसयू में एक लालच और भी होता है क्योंकि डिविडेंड अच्छा देते हैं, इसलिए लोग इसमें आसानी से पैसा लगा देते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि उसमें आपको भरोसा होता है कि गवर्नमेंट कंपनी है, डूबेगी नहीं, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। यही बात हम लोगों के गवर्नमेंट सेक्टर के जो बैंक होते हैं, एसबीआई, पीएनबी, इनमें पैसा लगाते समय आप अपना अधिकतर पैसा निश्चित रूप से सरकारी क्षेत्र के जो बैंक होते हैं, गवर्नमेंट बैंक होते हैं, उन्हीं में रखते हैं। प्राइवेट में
कुछ भी हो कैसा भी हो, लेकिन उतना भरोसा नहीं आता है। हालांकि यस बैंक जब डूबा था तो सरकार ने उसको बचाया था और किसी का पैसा उसमें डूबने नहीं दिया था। तो सारा खेल मार्केट में संयम का है, आपको काम धीरे धीरे करना है। मार्केट खुद पैसे नहीं बनाता है, किसी का घाटा होता है, किसी का फ़ायदा होता है। यहाँ पे बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, तभी आप पैसा बना पाएंगे। कैपिटल का 10% से ज़्यादा आप किसी भी स्टॉक में मत लगाइए, चाहे कैसी भी स्थिति हो। अगर आप घाटे में हैं किसी स्टॉक में तो दूसरे स्टॉक को चुनिए, अच्छे स्टॉक को। एक स्टॉक में फंसना नहीं है, किसी वजह से वो स्टॉक अगर ऊपर नहीं गया या ज़्यादा नीचे चला गया तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और इस समय एफडी का रिटर्न क्योंकि बैंक में कम हो गया है, 5% के आसपास ही रह गया है, तो ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं क्योंकि इसमें उनको उम्मीद है कि ज़्यादा पैसा बन सकता है। अमेरिका और कनाडा वगैरह जो विकसित देश होते हैं उनमें भी इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होता है, तो लोग शेयर मार्केट में ज़्यादा ट्रेड करते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ में इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। और अगर आपका इसमें लंबा नज़रिया है तो निश्चित ये शेयर फिर से अपने हाइस के आसपास जाएगा, लेकिन इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। आपको जंप नहीं करना। आप अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं तो आप फंस सकते हैं इसमें। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है 3 से 4 साल का, तो निश्चित रूप से ये शेयर हो सकता है 600-700 रुपये आपको दे दे यहाँ से। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि न्यूज़ फ्लो के प्रभाव में आके आज आप शेयर खरीदेंगे और तुरंत 100-200 रुपये ऊपर चला जाएगा, इस तरह के इसमें नहीं फंसना है। और इसका उदाहरण मैं एक और शेयर से देना चाहूँगा। जेट एयरवेज में भी इसी तरह की न्यूज़ फ्लो आती रहती थी, शेयर ऊपर नीचे होता रहता था। अंत में क्या हुआ उसको, वो आप उसका हिस्ट्री देख लीजिए, प्राइस वो डीलिस्टिंग भी हो गया उसमें और वो ट्रेड वगैरह सब बैन हो गया, सारा पैसा लोगों का डूब गया जिन्होंने लंबे नज़रिए से उसको ऊपर के भाव में खरीद लिया था। वैसा इसमें नहीं होगा क्योंकि ये कंपनी बहुत ही सॉलिड है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन समस्या बस वही है कि आपको जंप नहीं करना। और आज की मार्केट में आप देख सकते हैं ये शेयर 4% नीचे आया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग बाइंग पोजीशन बना लिए थे। टीवी में भी बहुत इसकी अच्छाई बताई गई कि इसमें बहुत फ़ायदा होगा, ऐसा होगा वैसा हो गया, कई खरीदार एक साथ आ गए हैं। तो मार्केट में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। अब हम इसमें एक बार वनडे चार्ट खोल के आपको ट्रेडिंग के लिहाज से भी समझाते हैं कि ज़्यादा तो लोग शायद इसमें ट्रेड ही करना चाहते होंगे। तो आज की कैंडल आप देखिए, इसमें 4% स्टॉक नीचे आया, तो एक बड़ी सी ग्रेट कैंडल बन गई है यहाँ पे। उसके पहले स्टॉक बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन जब न्यूज़ ज़्यादा फैलाई गई मार्केट में कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो स्टॉक ये नीचे आ गया है और अभी 200 डेमा को ही अप्रोच कर रहा है। 200 डेमा इसका 390 के आसपास ही है। बाकी जो डेमाज हैं उनके 20, 50, 100 इसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा था। MACD में इसमें जो बाई सिग्नल जनरेट हुआ था काफ़ी समय पहले, वो अभी भी बना हुआ है। RSI का भी जो उसमें सिग्नल था अभी थोड़ा सा वो ओवरसोल्ड सिचुएशन में आ गया, तो इसमें एक करेक्शन तो हो चुकी है एक दिन की। अगर थोड़ी बहुत और करेक्शन होती तो RSI भी फिर ये ठीक पोजीशन में आ जाएगा। अब इसमें ऑप्शन चेन खोल के हम देखते हैं कि इसमें क्या सीन बन सकता है शॉर्ट टर्म के नज़रिए से और मीडियम टर्म के नज़रिए से। तो इसमें आप देखिए कि सबसे अच्छा सपोर्ट जो बन के आ रहा है 13 लाख के आसपास शेयर लगे हैं 400 के भाव पर ही, अभी स्टॉक यहीं पर है। और ऊपर रेजिस्टेंस भी सबसे ज़्यादा, ये देखिए 30 लाख यहीं पर है, तो यहीं पर ये 400 के आसपास ही मुठभेड़ मची हुई है बुल और बियर के बीच में। तो लेकिन इसमें देखिए ज़्यादा पड़ रहा है अभी, इसमें कॉल लाइटिंग बहुत हैवी है, 20 लाख के करीब यहाँ पे भी लगी 420 पे, और 13 लाख ये 410 पर भी है। तो ये सब अगर इसको टोटल जोड़ देंगे तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हैवी है और नीचे एक तरह सपोर्ट कोई बहुत बड़े नहीं है, छोटे छोटे सपोर्ट हैं 9 लाख, 9 लाख, 8 लाख इस तरह से। ये 10 लाख, पौने 10 लाख के करीब ये 380 पे है। तो हमारा बेस अगर आप देखें तो ये 380-90 के आसपास ही बनता है, तो ये 380 का स्टॉप लॉस तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अब इसमें एक 390 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए क्योंकि वहाँ पे 200 डेमा भी है। 200 डेमा को सपोर्ट करके रुक जाता है तो एक भी बाउंस बैक जरूर देगा। तो फिर उसके बाद हमारा टारगेट जो बन जाएगा पहला 410 रुपये का। हालांकि उसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि 400 पे कॉल रेटिंग ज़्यादा है, लेकिन अगर ये स्टॉक यहाँ 410-20 पे आप ट्रेड करता है और थोड़ा सा ऐसा माहौल बनता है कि ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉल राइटिंग में जो है अनबेंडिंग होगी और फिर स्टॉक थोड़ा ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये स्टॉक आप 420 रुपये का एक टारगेट लेके चल सकते हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से। अगर ये 420 पे सस्टेन करके और ऊपर जाता है फिर ये 450 का दूसरा टारगेट हमारा इसमें खुल जाएगा। तो ट्रेडिंग के लिहाज से ये एक ट्रेड इसमें बनता है। बाकी मैंने इन्वेस्टमेंट और कैसे करना है, ट्रेड में आराम से रहना है, जंप नहीं करना है, वो सारी बातें आपको बता दी। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हालांकि ये बात ज़रूर है कि कई लोगों को ये बातें बुरी भी लग जाती हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य नए लोगों को समझाना होता है कि वो गलत तरीके से ना फंसें। तो बाकी आपको अगर इतना ही ज़्यादा पता है, सब कुछ आता ही है और आप इसमें ट्रेड ले ही चुके हैं, तो आप फिर वीडियोज़ वगैरह ना ही देखें तो अच्छा है।
क्योंकि वो पहले देखें तो ज़्यादा अच्छा, या वीडियो देखने के बाद आपको जो उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तब तो ठीक है, और आपको केवल बहस करनी है और अपने उस पर अड़े रहना है कि मैं सही हूँ। अगर आप अब जानते हैं कि मैं ही सब सही हूँ, मैं सब जानता हूँ, तो फिर वीडियोस वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो समझ में आता है अपने हिसाब से बस ट्रेड लें। तो बस यही बातें मैं आपसे कहना चाहता था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।